Hello, once again, good morning, all of you. In the child nursing, the previous classes we discussing about the unit number 3rd, the sick child. In this, we completed with the oxygenation process in the children's and the oral medication and its calculation in the children's. The next one, in the pediatric procedures, we discussing about the next heading, that is a चाइल्ड रिससिटेशन. ठीक है, द चाइल्ड रिससिटेशन द वर्ड रहेगा, उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो ये जो टॉपिक रहेगा वो ऑलरेडी आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इन द फर्स्ट ईयर के अंदर क्लैरिफिकेशन हो चुका होगा. ठीक है, फिर अगेन वी रिपीटेड इट द चाइल्ड रिससिटेशन, वी रिवाइज द अगेन द चाइल्ड रिससिटेशन प्रोसेस. इट्स इंट्रोडक्शन फेज रहेगा. इंट्रोडक्शन फेज के अंदर जो चाइल्ड रिससिटेशन वर्ड कंसिस्टिंग ऑफ द या फिर कॉम्प्राइजेस ऑफ द टू वर्ड्स, मतलब जो चाइल्ड रिससिटेशन रहेगा वो दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन के द्वारा बना हुआ है. ठीक है, फर्स्ट वन रहेगा द चाइल्ड एंड सेकंड वन है वो रिससिटेशन. ठीक है, तो वर्ड चाइल्ड का मतलब रहेगा अ यंग ह्यूमन बीइंग बिलो द प्यूबर्टी एज. ठीक है, मतलब एक जो कम उम्र का या फिर जो प्यूबर्टी की एज के कम उम्र का जो ह्यूमन बीइंग रहेगा उसको हम चिल्ड्रन बोलते हैं. ठीक है, मतलब एक जो छोटा सा एज का जो चिल्ड्रन रहेगा जिसकी जो उम्र रहेगी वो एडल्ट से कम रहती है. ठीक है, प्यूबर्टी की एज से वो कम उम्र का जो बच्चा रहेगा उसको हम जो यंग वुमन या फिर जो चाइल्ड के नाम से जाना जाता है. ठीक है, और रिससिटेट का मतलब रहेगा, तो वर्ड रिससिटेट का मतलब रहेगा और लाइफ सेविंग प्रोसेस. ठीक है, मतलब एक टाइप का जो जीवन बचाने वाला एक जो प्रोसीजर रहेगा. ठीक है, when the heartbeat and the breathing pattern are stop. ठीक है, मतलब ऐसे जो एक लाइफ जो जीवन बचाने वाला जो एक प्रोसीजर रहेगा. ठीक है, जिसके अंदर पर्सन होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है, बेटा जो हार्ट की जो धड़कन होती है वो ब्लॉक हो जाती है या फिर जो सांस लेने का जो प्रोसेस होता है. ठीक है, तो इसकी वजह से ऑक्सीजनेशन या फिर जो सर्कुलेशन होता है ब्लड के अंदर तो वो उसके अंदर स्टॉप हो जाता है थोड़े टाइम पीरियड के अंदर. ठीक है, तो इसकी वजह से वो डेथ के अंदर भी कंसिडर हो सकता है, और डेथ होने से पहले उसके अंदर अगेन वापस वो ऐसा प्रोसीजर करने के बाद में उसकी लाइफ सेविंग की जा सकती है. ठीक है, तो उस टाइप का जो प्रोसीजर रहेगा वो रिससिटेशन के अंदर इंक्लूडेड किया जाता है. ठीक है, बाय एनी हाउ एवर. ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से. ठीक है, मतलब किसी भी हालत के अंदर कोई भी तरीका अपनाने के बाद में, मतलब एनी हाउ कि कोई भी तरीके से किसी भी वे के द्वारा यदि उसका नॉर्मल जो हार्ट बीट या फिर जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो वापस किसी भी तरीके से, मतलब एनी हाउ कंडीशन के द्वारा कोई भी तरीका अपनाने के बाद में यदि उसका जो हार्ट रेट या फिर जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो वापस अगेन रिवर्ट बैक, मतलब जैसा पहले के जैसा नॉर्मल था वैसे लाया जा सकता है, तब उस प्रोसेस को बोलेंगे रिससिटेट. ठीक है, मतलब एनी हाउ कंडीशन किसी भी तरीके से किसी भी हालत के अंदर जो हार्ट बीट होती है या फिर जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो स्टॉप हो जाता है, तो उसको वापस कोई भी तरीके से नॉर्मल लाना. ठीक है, रिवर्ट बैक करवाना. ठीक है, एंड प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड द सर्कुलेशन टू द ऑल वाइटल ऑर्गन. ठीक है, और उस वाइटल ऑर्गन को डैमेज होने से पहले ही ऑक्सीजन या फिर जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा वहां पे पहुंचाना. ठीक है, तो उस टाइप की वजह से कंडीशन की वजह से इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ होती है वो बच सकती है. ठीक है, तो इसी को हम लाइफ सेविंग प्रोसीजर बोलते हैं, जिसके अंदर हार्ट बीट और जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है जो स्टॉप हो जाता है और किसी भी वे के द्वारा वापस उसको रिवर्ट बैक लाना वो रिससिटेट कहलाता है. ठीक है, और ये जो रिससिटेट होता है वो दोनों के अंदर होता है. एडल्ट पर्सन होता है जो जवान जो चिल्ड्रन होता है उनके अंदर भी होता है, और जो ह्यूमन बीइंग जो छोटे होते हैं मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये प्रोसेस होगा वो एप्लीकेबल किया जाता है. तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे अबाउट द चाइल्ड रिससिटेशन का प्रोसेस होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इट आल्सो कंसीडर्ड एट द सीपीआर. ठीक है, इसको हम अगेन तो दूसरा नाम जो सीपीआर मतलब कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, द वर्ड सीपीआर का मतलब रहेगा कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के नाम से भी इसको जाना जाता है. ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन फेज रिगार्डिंग द चाइल्ड रिससिटेशन. Then next, after the introduction phase regarding the child resuscitation process. ठीक है, मतलब जो चिल्ड्रंस के अंदर रिससिटेशन का प्रोसेस उसका मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में आएगा इंडिकेशन. ठीक है, इंडिकेशन का मतलब
कि उसका जो देने का रीजन, ठीक है, या फिर जो चाइल्ड रिससिटेशन वाली जो प्रोसेस होगी वो हमको किस किस कंडीशन के अंदर देने का जरूरत हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर ये जो लाइफ सेविंग जो प्रोसेस होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो हियर आर द फॉलोइंग सिचुएशंस इन विच वी कैन अप्लाई द चाइल्ड रिससिटेशन प्रोसीजर। इन दिस द फर्स्ट वन इज अ CO या फिर द CO2 पॉइजनिंग, ठीक है, या तो फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, मतलब जो धुआं होता है तो उस धुआं के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो गैस होती है या फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है तो उस गैसेस का यदि पॉइजनिंग वाली कंडीशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी ये जो हार्ट रेट या जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो उसके अंदर ब्लॉक हो सकता है और इसकी वजह से हमको चाइल्ड रिससिटेशन प्रोसेस होगा वो एप्लीकेबल करने का जरूरत होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट ड्राउनिंग, ठीक है। ड्राउनिंग का मतलब रहेगा कि बेबी होता है वो पानी के अंदर डूब चुका है, ठीक है, मतलब पानी के अंदर यदि डूब जाता है तो डूबने की वजह से हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब हार्ट होता है वो अपना फंक्शनिंग होता है वो अच्छे से नहीं कर पाता है और लंग्स के अंदर भी पूरा पानी भर जाता है। तो इसके वजह से जो ब्रीदिंग पैटर्न और जो हार्ट का जो कार्डियक अरेस्ट वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है और इसकी वजह से जो ब्रीदिंग पैटर्न और जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब कि जो हवा जाने का जो रास्ता होता है, मतलब नाक से लेकर जो लंग्स वाला जो एरिया होता है, ठीक है, तो नाक से लेकर जो लंग्स वाला एरिया होता है तो वहां पे कुछ अटक गया है या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह जो रुकावट वगैरह आ रही है तो इस रुकावट की वजह से जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो अच्छी तरह से नहीं हो सकता और इसकी वजह से भी जो ब्रीदिंग पैटर्न अच्छे से नहीं होगा तो हमको रिससिटेशन देने का जरूरत रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक मतलब लाइट का करंट वगैरह लगने की वजह से हार्ट के ऊपर अफेक्ट पड़ता है या फिर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा उसके ऊपर अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। या फिर इसके अलावा हाइपोवॉलेमिक शॉक, ठीक है। हाइपोवॉलेमिक शॉक का मतलब रहेगा कि बॉडी के अंदर जो बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा यदि फ्लूइड का कमी हो जाता है तो फ्लूइड का कमी होने की वजह से जो पर्सन होता है वो बेहोशी की हालत के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी कंडीशन के अंदर भी हार्ट का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाता है और ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी रिससिटेशन का प्रोसेस होता है वो उसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हार्ट फेलियर, हाइपोसेंसिटिविटी एंड द ड्रग रिएक्शन, ठीक है, मतलब किसी को एलर्जी रिएक्शन हो जाता है या फिर कोई दवाई वगैरह ली है, ठीक है, तो उसकी वजह से हार्ट के ऊपर या फिर लंग्स के ऊपर असर पड़ता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर भी हम CPR वाली कंडीशन CPR होता है वो उसके अंदर हम दे सकते हैं, ठीक है। या फिर हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट के अंदर उसके जो ऑर्गन्स जो हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं, हार्ट की जो लेयर्स होती है तो उसके हार्ट के जो पार्ट्स के अंदर यदि कोई डिफॉर्मिटी आ जाती है, मतलब उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन आएगा तो उसकी वजह से भी हार्ट होता है वो अपना काम होगा वो अच्छी तरह से सर्कुलेशन का काम होगा वो नहीं कर सकता है। इसकी वजह से वापस अगेन वो हार्ट के काम को स्टिमुलेट करने के लिए ये प्रोसीजर होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट फॉलिंग फ्रॉम द हाइट, ठीक है, मतलब यदि कोई चाइल्ड रहेगा वो बहुत ही ऊंचाई से गिर गया है, ठीक है, तो ऊंचाई से गिर गया तो उसके अंदर कुछ इंजरी हो सकती है या फिर अदर कोई इमरजेंसी कंडीशन, ठीक है, अदर कोई इमरजेंसी कंडीशन जैसे कि हम यहाँ पे डायरेक्ट यदि कोई चेस्ट इंजरी वगैरह लगी है या फिर कमर वाले एरिया के ऊपर डायरेक्टली उसको इंजरी वगैरह लगी है या फिर कोई मोटर बाइक एक्सीडेंट, मतलब जो मोटर व्हीकल होते हैं तो व्हीकल का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस कंडीशन के अंदर भी वो बेहोशी की हालत के अंदर जा सकता है। तो ये सब जो इमरजेंसी वाली कंडीशन होगी उस कंडीशन के अंदर हमको चाइल्ड रिससिटेशन होता है वो प्रोसीजर होगा वो उसके अंदर हम एप्लीकेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द इंडिकेशन रिगार्डिंग द चाइल्ड रिससिटेशन। ओके, देन नेक्स्ट इंडिकेशन रिगार्डिंग द CPR, ठीक है, उसके अंदर आएगा उसके बाद में असेसमेंट, ठीक है, मींस ऐसी जो
कंडीशन रहेगी जिस कंडीशन के अंदर हमको सीपीआर देने की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो सीपीआर देने के कंडीशन के अकॉर्डिंग उसके अंदर हमको क्या क्या असेसमेंट होगा या फिर हमको क्या क्या उसके अंदर फाइंडिंग्स मतलब उसके अंदर सिम्टम्स होंगे वो हमको क्या उसके अंदर मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसी के कंडीशन के अंदर ऐसा पर्सन होगा जिसके अंदर ये असेसमेंट क्राइटेरिया होता है वो फुलफिलमेंट होता है, तो उसको हमको इमीडिएटली सीपीआर देने का जरूरत होता है, ठीक है। तो उसके कौन कौन सा क्राइटेरिया हो सकता है, उसके अंदर आएगा एपनिया, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन रहेगी एपनिया, ठीक है। तो वर्ड एपनिया का मतलब रहेगा द एब्सेंट ऑफ द कंटिन्यूअस नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। मींस जो नॉर्मल जो ब्रीथिंग होगा वो थोड़े टाइम पर पीरियड इंटरवल के लिए वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। जो एब्सेंट ऑफ द ब्रीथिंग पैटर्न दैट कंडीशन नॉन एज द एपनिया, ठीक है। या फिर इसके अलावा हमको जैसे हम ब्रीथिंग लेते हैं, ठीक है, तो हमारा चेस्ट होता है वो ऊपर नीचे हमको फील होता है, ठीक है। मतलब चेस्ट का मूवमेंट होता है वो उसके अंदर हमको फील होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर जो बेबी रहेगा उसका जो नो चेस्ट मूवमेंट मतलब जो चेस्ट मूवमेंट होगा वो भी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। Then next may be the absent of the carotid pulse, ठीक है। तो कैरोटिड पल्स होती है वो उसके अंदर एब्सेंट रहती है, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर हमको कैरोटिड पल्स होती है वही उसके अंदर कलेक्ट जो चेक करना क्यों जरूरी होता है, ठीक है। क्योंकि कैरोटिड पल्स जरूरी इसके अंदर चेक करना इसलिए होता है क्योंकि जो कैरोटिड पल्स होती है वो यदि कम से कम यदि सर्कुलेशन होगा तो भी उसके अंदर हमको यदि वीकली होगी मतलब बहुत ही यदि सर्कुलेशन बहुत ही वीक टाइप का यदि पल्स हो रहा है हार्ट रेट का, ठीक है, तो उसके अंदर भी हमको सारी जो पल्स की जो साइड होती है वो उसके अंदर हमको इजीली महसूस नहीं हो सकती, ठीक है। बट ओनली फॉर जो कैरोटिड पल्स होती है वो हमको किसी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर या फिर जो वीक कंडीशन के अंदर भी हमको इजीली उसके अंदर फील हो सकती है, ठीक है। और यदि अच्छी तरह से जो वीक कंडीशन के अंदर भी जो कैरोटिड आर्टरी जो पल्स होती है वो यदि हमको फील होती है और वो यदि एब्सेंट हो जाती है, ठीक है, तो वो कंडीशन हमको बहुत ही क्रिटिकल के अंदर इंक्लूडेड की जाती है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे इसके अलावा और जो पल्स लेने की जो साइट होती है, ठीक है, बट वो क्या होता है कि जब भी सर्कुलेशन अच्छा होता है, ठीक है, तभी हमको फील हो सकती है, ठीक है। यदि रेडियस आर्टरी के वहां पे हम पल्स ले सकते हैं, ठीक है, एपिकल आर्टरी के वहां पे पल्स ले सकते हैं, फीमोरल आर्टरी के वहां पे पल्स ले सकते हैं, ठीक है। बट जो कैरोटिड आर्टरी उसके अंदर जो पल्स होगी वो यदि कोई वीक कंडीशन होती है, ठीक है, मतलब बहुत ही सारी पल्स यदि उसके अंदर ब्लॉक हो गई है, ठीक है, बट यदि कैरोटिड पल्स होती है जो डायरेक्टली जो हार्ट के द्वारा जुड़ी हुई होती है, मतलब वो यदि पल्स उसके अंदर चल रही है तो वो इंडिकेट करेगा कि उसके द्वारा जो कंडीशन होगी वो वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ सकती है। बट वही पल्स यदि एब्सेंट होती है वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन को या फिर जो डेंजरस कंडीशन को इंडिकेट करती है, ठीक है। इसी की वजह से हमको कैरोटिड पल्स होती है वो उसके अंदर हम उसके अंदर चेकआउट करते हैं, ठीक है। Then next dilated pupils, ठीक है, मतलब जो प्यूपिल्स होंगे मतलब आंखों के अंदर वो आपको जो प्यूपिल आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो वो उसके अंदर डायलेटेड हो जाएगा, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सारे जो वाइटल ऑर्गन सर्कुलेशन वगैरह अच्छी तरह से होता है, ठीक है, तो प्यूपिल्स होंगे वो नॉर्मल उसके अंदर फंक्शनिंग करते हैं, ठीक है। बट इसी उसके अंदर सर्कुलेशन या फिर जो अदर जो वाइटल ऑर्गन्स होंगे वो यदि अच्छी तरह से काम नहीं करेंगे तो प्यूपिल्स को रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा और वो परमानेंटली डायलेट उसके अंदर हो सकेगी, ठीक है। देन नेक्स्ट साइनोसिस वाली कंडीशन, ठीक है, ऑक्सीजन या फिर जो ब्लड के अंदर सर्कुलेशन के द्वारा ऑक्सीजन सर्कुलेट नहीं हो पाएगी तो उसकी वजह से जो पूरी बॉडी का अपीयरेंस होगा वो हमको ब्लू डिस्कलरेशन मतलब साइनोसिस वाली कंडीशन होगी वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट अनकॉन्शियसनेस, उसके अंदर अनकॉन्शियसनेस मतलब बेबी होगा वो बेहोशी की हालत के अंदर जा सकता है, एनर्जी का लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स मतलब जो एक्टिविटी जो एक्टिव रखने के लिए जो वाइटल ऑर्गन्स हमारा जो ब्रेन होता है वो उसके अंदर एक्टिव नहीं हो पाता है, फिर उसको सर्कुलेशन या फिर जो ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती है तो वो अपना काम होता है वो उसके अंदर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। और इसके वजह से चक्कर वगैरह तो फिट्स होता है, ठीक है, फिट्स का मतलब होता है कि चक्कर वगैरह उसके अंदर आने लग जाते हैं, ठीक है। और एक्सेसिव स्वेटिंग मतलब बहुत ज्यादा पसीना होगा वो उसके अंदर हो सकता है और पूरी बॉडी में भी पूरी रेडनेस वाली कंडीशन के अंदर भी जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे असेसमेंट होंगे, ऐसा जो पर्सन है जिसको रिसससिटेशन देने की जरूरत
हो सकता है, ठीक है। तो उस पर्सन के अंदर ये फाइंडिंग होगी, वो उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं। Okay, the next after the assessment regarding the child resuscitation, the next heading the process of the CPR, ठीक है, मतलब कार्डियक पल्मोनरी रिससिटेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। मतलब जो रिससिटेशन देने का जो प्रोसेस उसके अंदर क्या क्या उसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला इंक्लूडेड इन इट, ठीक है, मतलब ये सब प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए एक जो फॉर्मूला, अब जो एक जो क्राइटेरिया, एक जो सिस्टम होगा उसको फॉलो करने के साथ में वो प्रोसेस होगा, वो अप्लाई उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर रहेगा चेक द CABD, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा CABD, उसके द्वारा उसका मेंटेनेंस उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा द मेंटेन द सर्कुलेशन एंड अप्लाई द कंप्रेशन, ठीक है, मतलब सबसे पहले हमको सर्कुलेशन को मेंटेन करना है और उसके अंदर हमको प्रोसेस होगा, सबसे पहले हमको कंप्रेशन करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट उसके बाद में रहेगा मेंटेन द एयरवे रहेगा, उसको ओपन हमको रखना है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग पैटर्न हवा अंदर अच्छे से जा सके, ठीक है। एंड अप्लाई द ब्रीदिंग, ठीक है, वो उसके द्वारा हमको ब्रीदिंग पैटर्न या फिर जो ऑक्सीजन थेरेपी वो उसके अंदर हमको एप्लीकेबल करना है, ठीक है। इसके बाद में भी नहीं होता तो आर्टिफिशियल जो डिफिब्रिलेशन, ठीक है, मतलब जो आर्टिफिशियल वे के अंदर एक शॉक दिया जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा जो हार्ट होगा उसको स्टिमुलेट किया जाएगा, जिसके द्वारा जो ब्रीदिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर नॉर्मली स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके जो मेन क्राइटेरिया रहेगा उसके अंदर CABD रहेगा, द सर्कुलेशन एंड द कंप्रेशन, देन नेक्स्ट मेंटेन द पोटेंट एयरवे, ठीक है, एंड नेक्स्ट अप्लाई द ब्रीदिंग एंड नेक्स्ट लास्ट वन द डिफिब्रिलेशन, ठीक है। डिफिब्रिलेशन मतलब इलेक्ट्रिकल डिफिब्रिलेटर मशीन के द्वारा करंट दिया जाएगा और करंट के द्वारा इसको स्टिमुलेट किया जाएगा और सर्कुलेशन होता है वो इनिशिएट मतलब स्टार्ट किया जाएगा। Okay, the next in the process of the CPR, the next which formula we discuss about the regarding the process of the resuscitation process. First one the circulation and the compression we going to be discussed, ठीक है। In the circulation check in early stage 5 to 10 सेकेंड द पल्स रेट, ठीक है, मतलब अर्ली स्टेज के अंदर 5 या 10 सेकेंड के टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही तो इतने टाइम पीरियड के लिए हमको सबसे पहले पल्स रेट होगी, मतलब हार्ट का जो हार्ट बीट है वो यदि उसके अंदर सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा तो वो उसके अंदर हम उसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर चेक करने का जो साइड रहेगा फेमोरल आर्टरी, ठीक है, मतलब जो फीमर वाला जो बोन होता है, ठीक है, ये वाला जो फीमर वाला जो पार्ट होगा तो फीमोरल आर्टरी होगी वो उसके अंदर हम चेक करेंगे। तो फीमोरल आर्टरी रहेगी वो 8 साल तक का चिल्ड्रंस है, मतलब एक जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसको रिससिटेशन देने का जरूरत है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज के अंदर उसकी जो फीमोरल आर्टरी वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, तो फीमर के वहां पे जो आर्टरी होती है वहां पे जो पल्स हमको फील होती है तो वो फील जो आर्टरी होगी उसके अंदर पल्स रेट होगी वो उसके अंदर हम फील करेंगे एट द ADS हो, ठीक है, मतलब चिल्ड्रंस का एज यदि 8 साल तक है तो उसके अंदर जो फीमोरल आर्टरी होगी वो उसके अंदर हम चेक करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो चिल्ड्रंस रहेगा वो 8 साल से तक या फिर जो 1 साल तक का है, ठीक है, मतलब 1 साल तक या फिर 1 साल से कम उम्र का है, ठीक है। तो 1 साल से कम उम्र का जो चिल्ड्रंस रहेगा उसके अंदर जो गले के वहां पे जो एक आर्टरी जो हमको पल्स फील होती है, ठीक है, तो वो कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ पे जो कैरोटिड आर्टरी होती है वो 1 साल तक के या फिर उससे कम उम्र के जो चिल्ड्रंस होता है उसके अंदर हम उसके अंदर चेक करेंगे, ठीक है। Then next one the compression, ठीक है, तो compression का सर्कुलेशन को असेस करने के बाद में उसको हम कंप्रेशन होगा वो उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब जो कंप्रेशन के द्वारा जो हार्ट को उसके अंदर इनडायरेक्टली स्टिमुलेट किया जाएगा और स्टिमुलेट करने के द्वारा वापस अगेन जो सर्कुलेशन होगा कार्डियक जो हार्ट बीट होगी वो उसके अंदर स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने चेक किया 8 साल तक का जो चिल्ड्रंस होगा तो उसके अंदर फीमोरल पल्स यदि एब्सेंट है, ठीक है, या फिर जो 1 साल तक का जो चिल्ड्रंस है उसके अंदर
कैरोटिड आर्टरी उसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है। तो उसके बाद में वापस उस सर्कुलेशन को स्टार्ट करने के लिए हार्ट बीट को स्टिमुलेट किया जाएगा बाय द कंप्रेशन, ठीक है। तो उसके अंदर हम कंप्रेस करेंगे चेस्ट वाले पार्ट को, उसके द्वारा हार्ट बीट होती है आगे स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो उसके अंदर कंप्रेशन करने का जो क्राइटेरिया रहेगा वन हैंड, ठीक है, मतलब एक हाथ के द्वारा, छोटा बच्चा होता है तो एक हाथ के द्वारा उसके अंदर चेस्ट वाला एरिया रहेगा, वहां पे एक हाथ से हमको प्रेशर करना है, ठीक है। एक हाथ कब तक यूज में लेंगे, जब बच्चे का एज होगा वो 8 साल तक, मतलब 8 साल तक का चिल्ड्रंस रहेगा, तो उसके अंदर कंप्रेस करने के लिए हमको एक हाथ का यूज उसके अंदर लेना है, ठीक है। इसके अलावा 2 फिंगर्स, मतलब जो 2 फिंगर्स होती है उसके द्वारा हमको प्रेशर कब करना है, और जो 2 थंब, मतलब जो 2 अंगूठे वाला और 2 फिंगर्स उसके अंदर यूज में ले सकते हैं, ठीक है। वो कब लेंगे, जब बेबी का जो एज रहेगा वो 1 ईयर या फिर 1 साल से कम उम्र का जो चिल्ड्रंस रहेगा उसके अंदर कंप्रेस करने के लिए फिंगर्स या फिर जो थंब होगा वो उसके अंदर यूज में लेंगे, ठीक है। अभी 2 फिंगर्स कब यूज में लेते हैं, जब वन रेस्क्यूअर, ठीक है, मतलब यदि बचाने वाला, कंप्रेस करने वाला यदि एक जना होता है, ठीक है, तो एक जना होगा तो वो अपनी दोनों फिंगर्स होगी, उसके द्वारा वो अपना प्रेशर होगा वो उसके अंदर देगा, ठीक है। बट इसके अलावा यदि जो रेस्क्यूअर, मतलब जो बचाने वाले, जो कंप्रेस करने वाले उस जगह के ऊपर 2 जने यदि अवेलेबल है, ठीक है, तो वो अपने 2 थंब, मतलब उसके जो 2 अंगूठे होंगे उसके द्वारा प्रेशर होता है वो दे सकता है, ठीक है। तो ये रहेगा क्राइटेरिया रिगार्डिंग द सर्कुलेशन एंड द कंप्रेशन। दैट इज कंप्रेशन के अंदर जो कंप्रेस करने का जो वे रहेगा उसके अंदर जो 1 हैंड या फिर जो 2 फिंगर्स एंड 2 थंब आर यूज, ठीक है। इसके अलावा जो कंप्रेस करने के जो डेप्थ रहेगा, ठीक है, मतलब जो चेस्ट वाला एरिया रहेगा तो उसके अंदर जो 1 हैंड या फिर जो फिंगर्स वगैरह रहेगी तो उसके द्वारा हमको कितना, जो उसके अंदर डेप्थ के अंदर हमको प्रेस करने का, मतलब कितना उसके अंदर दबाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। तो उसके जो डेप्थ रहेगा वो दोनों चिल्ड्रंस के जो एज के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। यदि 8 इयर्स का, यदि उससे ऊपर की एज का जो चिल्ड्रंस रहेगा तो उसके अंदर जो डेप्थ रहेगा वो 5 to 6 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है, मतलब उसके अंदर हमको कितना कंप्रेशन करना है, 5 to 6 सेंटीमीटर तक उसके अंदर इतना जोर होता है उसके अंदर हम लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 2 सेंटीमीटर तक का जो डेप्थ का जो कंप्रेशन होगा वो उसके अंदर हम लगा सकते हैं, एक ईयर तक का जो चिल्ड्रंस होगा उसके अंदर, ठीक है। तो कंप्रेशन लगाने का तो डेप्थ इसलिए हमको उसके अंदर एप्रोप्रिएट जो फिक्स किया गया है, ठीक है। इसका रीजन ये रहेगा कि पर्टिकुलर ज्यादा प्रेशर लगाया जाएगा तो चेस्ट वाला जो बोन्स वगैरह होती है वो उसके अंदर डैमेज होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, क्योंकि जो चिल्ड्रंस की बोन्स होती है वो थोड़ी उसके अंदर वीक होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, तो कंप्रेशन करने का जो टाइम रहेगा वो 100 से 120 जो कंप्रेशन पर मिनट के अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब पर मिनट के अंदर 120 तक जो उसके अंदर कंप्रेशन है उसके अंदर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम उसके अंदर कंप्रेशन करने का जो साइकिल रहेगा उसके अंदर रहेगा जो 100 से लेकर 120 जो कंप्रेशन होगा वो 1 पर मिनट के अंदर उसके अंदर हम लगा सकते हैं। ओके, तो रिससिटेशन का प्रोसेस का जो क्राइटेरिया, जो फॉर्मूला रहेगा CABD, ठीक है। तो CABD के अंदर जो सर्कुलेशन और जो कंप्रेशन होगा वो क्राइटेरिया हमने फुलफिलमेंट कर दिया कि सर्कुलेशन जो मेंटेन करने के लिए हमको उसके अंदर पल्स रेट होगी वो उसके अंदर हम चेक करते हैं। फिर कंप्रेशन करने के लिए अलग अलग क्राइटेरिया, कितने डेप्थ के अंदर, कितने टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो साइड रहेगी, ठीक है, मतलब बेबी का जो निप्पल वाला जो साइड होता है उसके निप्पल वाले साइड वाला, ये जो निप्पल वाला एरिया रहेगा जहाँ पे निप्पल होता है तो उसके बीच वाला पार्ट होगा वो 8 साल के अंदर, जो 8 साल तक का जो एज का जो चिल्ड्रंस होगा, जो निप्पल वाला एरिया होता है उसके बीच वाले पोर्शन के अंदर हम उसके अंदर प्रेशर करते हैं, ठीक है। बट जो 1 साल तक का एज का कम उम्र का चिल्ड्रंस रहेगा तो निप्पल वाला जो लाइन होता है उससे नीचे वाली जो लाइन होती है, मतलब निप्पल से नीचे वाली जो लाइन होती है उस जगह के ऊपर प्रेशर हम करेंगे 1 साल तक के चिल्ड्रंस के, वहां पे उसके अंदर हमको दबाना है, ठीक है। इसके अलावा उस फॉर्मूला के अंदर तो दूसरा क्राइटेरिया रहेगा द एयरवे एंड द ब्रीथिंग, ठीक है। मतलब हमको एयरवे को मेंटेन करके मतलब ओपन करना है और इसके अलावा जो ब्रीथिंग पैटर्न होगा वो उसके अंदर हमको
प्रोवाइड करवाना है, ठीक है। इसी के अंदर जो एयरवे के लिए हमको टिल्ट द हेड एंड द लाइट डाउन ऑन द फ्लैट सरफेस, ठीक है। मतलब जो पर्सन होगा तो इस वे के अंदर सो रहा है, ठीक है, तो उसका हेड होगा वो इस वे के अंदर हमको टिल्ट करना है, ठीक है। मतलब जो पहले हमको उसको सीधी जो फ्लैट सरफेस होती है उस फ्लैट सरफेस वाले एरिया के अंदर हमको सुलाने का जरूरत रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो बेबी रहेगा उसके फेस को हमको टिल्ट करना है। टिल्ट का मतलब इस वे के अंदर हमको करना है, ठीक है। इस वे के अंदर करेंगे तो उसका माउथ होगा वो उसके अंदर खुल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि माउथ वगैरह नहीं खुलता है, ठीक है, तो उसके अंदर हमको जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर, ठीक है, मतलब जो जॉ थ्रस्ट जो मैन्यूअर होगा वो उसके अंदर मेथड उसके अंदर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अंदर यदि टिल्ट करने के बाद जो ओपन कर देता है तो ठीक है, वरना इसके द्वारा ये वाला जो जॉ वाला पार्ट रहेगा मतलब जबड़े वाला पार्ट होगा इसके अंदर हम प्रेशर दे इसको इस वे के अंदर हमको यहाँ पे प्रेशर देंगे और यहाँ पे प्रेशर देंगे तो वो माउथ होगा वो इस वे के अंदर खुल सकता है, ठीक है। तो इस जॉ थ्रस्ट मेथड के द्वारा भी उसका जो एयरवे होगा वो उसके अंदर हम खोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा जो इंडिविजुअल जो रेस्क्यूअर मतलब जो रेस्क्यू जो बचाने वाला जो पर्सन होगा वो अपना जो अपने खुद के द्वारा जो लंग्स के अंदर जो हवा होगी वो उसके अंदर उसको देगा, ठीक है। हाँ, वो माउथ टू माउथ मतलब अपने जो मुंह से लेकर दूसरा जो पर्सन का जो मुंह होगा उससे माउथ टू माउथ दे सकता है, या फिर जो माउथ टू नोज के अंदर भी वो अपना ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो उसके अंदर देन नेक्स्ट ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा वो माउथ टू नोज या फिर माउथ टू माउथ दे सकता है, ठीक है। और पर मिनट के हिसाब से पर मिनट के अंदर 10 जो ब्रीदिंग होगी वो उस पर्सन को देने का जरूरत रहेगी, ठीक है। तो पर मिनट के हिसाब से 10 जो ब्रीदिंग रहेगा वो माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू नोज उसके अंदर एप्लीकेबल कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट द रेशियो ऑफ द कंप्रेशन और द ब्रीदिंग, ठीक है, मतलब द ब्रीदिंग और जो कंप्रेशन रहेगा उसका रेशियो उसके अंदर कितना हो सकता है, ठीक है। तो ये 30 कंप्रेशन देने के बाद में दो उसके अंदर माउथ से माउथ या फिर माउथ से नोज जो ब्रीदिंग होगी वो उसके अंदर दिया जाएगा जब उसके अंदर एक रेस्क्यूअर होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमको 30 कंप्रेशन करना है और उसके बाद में 2 बार हमको ब्रीदिंग देनी रहेगी, ठीक है। तो वो कब दिया जाएगा जब बचाने वाला होगा वो एक जना होगा, ठीक है। यदि एक पर्सन यदि बचाने वाला है, ठीक है, तो वो सबसे 30 बार उसके अंदर कंप्रेशन करेगा और उसके बाद में 2 बार 30 कंप्रेशन देने के बाद में 2 बार वो माउथ ब्रीदिंग देगा, ठीक है। इसके अलावा यदि 15/2, ठीक है, मतलब 15 का रेशियो यदि 2 मतलब उसके अंदर यदि 2 जना बचाने वाला यदि रेस्क्यूअर है तो वो पहले 15 कंप्रेशन देंगे माउथ टू माउथ या फिर माउथ टू नोज ब्रीदिंग उसके अंदर दे, ओके। देन नेक्स्ट तो ब्रीदिंग और जो कंप्रेशन का जो क्राइटेरिया वो फुलफिलमेंट होने के बाद में उसके बाद में जो इंडिविजुअल जो रेस्क्यूअर पर्सन रहेगा वो इमीडिएटली जो 5 साइकिल रहेगा मतलब जो 30 और जो 2 ब्रीदिंग पैटर्न का जो रेशियो रहेगा उस रेशियो को 5 बार उस साइकिलिंग मैनर के द्वारा वो अप्लाई करेगा, ठीक है। मतलब 30 जो कंप्रेशन और उसके बाद में 2 जो ब्रीदिंग पैटर्न देने के बाद में ये ऐसे जो 30 जो कंप्रेशन देगा और 2 माउथ, इसके बाद में जो 5 इस सर्विसेज के जो 5 साइकिल कंप्लीट करने के बाद में डिफिब्रिलेशन द मेडिकेशन सर्विसेज एंजियोग्राफी और वेंटिलेटर एप्लीकेबल करवाया जाएगा, ठीक है। तो हॉस्पिटल